हेलो बच्चों, हम कॉन्वेक्स सेट पढ़ रहे थे और कॉन्वेक्स सेट के अंदर हमने पॉइंट सेट पढ़ा था। उसके बाद हमने यहां पे पढ़ा था हाइपरप्लेन, सॉरी हाइपर स्फीयर। आज हम बात करेंगे हाइपरप्लेन की। पिछली बार हमने यहां तक छोड़ा था। इसमें कुछ एग्जाम्पल दी थी मैंने पिछली बार और पूछा था ये क्या क्या है। जैसे ने पहली एग्जाम्पल एक हाइपर स्फीयर है लेकिन 2D में है जिसे हम सर्किल कहते हैं। फिर दूसरी एग्जाम्पल में भी मैंने 2D में ही दिया है एग्जाम्पल, तीसरी में 3D में दिया है और चौथी एग्जाम्पल भी मैंने 3D में दी है। तो ये सब हमने हाइपर स्फीयर की बात करी थी। अब हम इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे हाइपरप्लेन की। हाइपरप्लेन के अंदर सबसे पहला मैं एक छोटी सी रफ एग्जांपल तुमसे पूछता हूं, उसके बाद बात करेंगे कि हाइपरप्लेन होता क्या है। एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर तुम्हें 1 डिग्री की कभी इक्वेशन दी जाए, सिंपल 1 डिग्री की, जैसे हमने एक एग्जांपल ली 3x प्लस के 4y इक्वल टू 12। ये मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल ली थी। मैंने कहा था ये बताइए कौन कौन से पॉइंट हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो बड़े आराम से तुम लाइन ड्रॉ कर दोगे। लाइन ड्रॉ करना तुम जानते हो। सपोज करिए ये है तुम्हारी y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस। पॉइंट निकाल लेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। तो एक तो पॉइंट बन जाएगा हमारा 0, 3। y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 जाएगी, तो एक पॉइंट बन जाएगा हमारा 4, 0। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर हम आगे पीछे बढ़ा देंगे, ये बढ़ा देंगे इस तरह से। जरा पॉइंट लाइन थोड़ी सी आगे निकल गई, पीछे की तरफ ले लेता हूं। चलो पॉइंट को ही हटा लेता हूं मैं। पॉइंट मैंने ही हटा लिया। ये तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये हम सब जानते हैं। अब हमसे पूछा जाता है कि इस लाइन का नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल, अभिलंब, कहने का मतलब एक ऐसी लाइन जो इस लाइन पर 90 का एंगल बना जाए तो वो सब नॉर्मल कहलाते हैं, अभिलंब कहलाते हैं। तो किसी भी लाइन पर जब दूसरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे लेकिन वो 90 का एंगल बनाना चाहिए तो उस लाइन को इसका नॉर्मल कहा जाएगा। तो फिर तो एक दूसरे को नॉर्मल कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। जब तुम इस पर कोई ऐसी लाइन खींचोगे जो 90 का एंगल बनाती है तो वो लाइन भी इस पर 90 का एंगल बनाएगी, तो ये भी उस पर 90 का एंगल बनाएगी, तो एक दूसरे के नॉर्मल हो जाएंगे। अब मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, वेक्टर के रूल से। जैसे वेक्टर के बारे में तुम जानते हो, अगर मैं ऐसा ओरिजिन कहूंगा और ये इस पॉइंट को मैं ऐसा हिस्सा मिला दूं और यहां पे एक वेक्टर बनाओ, इसका ए पॉइंट नाम रख देता हूं, इसका बी पॉइंट, और तुमसे कहूं ओ ए वेक्टर बना के दिखाइए, ओ ए वेक्टर, तो तुम बड़े आराम से बना दोगे क्योंकि ये डिस्टेंस 4 है। तो यहां लिखोगे 4i, इधर को हम यूनिट वेक्टर लेते हैं i, इधर को यूनिट वेक्टर लेते हैं हम j, तो यहां हो जाएगा प्लस के 0j, तो ये ओ ए वेक्टर बन गया। अगर तुमसे कहा जाए ओबी वेक्टर बनाइए तो तुम ओबी वेक्टर ही बना दोगे। ओबी वेक्टर में देखिए x कितना है, यहां पर x तो 0 है, तो 0 तो i हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी है यहां पर 3 है, तो 3j। या सीधी सी बात, ए के कोऑर्डिनेट चेक कर लीजिए ना, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4, 0 है, तो इसका जो वेक्टर बनेगा ओ ए, तो वो बनेगा 4i प्लस के 0j, ऐसे बन जाएगा ओबी का 0i प्लस के 3j। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं ए बी वेक्टर बताइए, ए बी वेक्टर क्या हुआ। तो ए बी यदि वेक्टर की बात करें हम, ए बी वेक्टर की, तो ए बी वेक्टर जो हमारा बैठेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये तुम फॉर्मूला जानते हो। तो यहां पर लिखिए ओ बी, तो ओ बी हमारा आया 0i प्लस के आया 3j, फिर यहां पर ओ ए लिख दीजिए, ओ ए की वैल्यू आई है 4i, अब प्लस के आ गया 0j, कुल मिलाकर आ गया ये माइनस के 4i और प्लस के 3j
जे। ये हमने ए बी वेक्टर बनाया, ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा एक पॉइंट पकड़िए 3 4, एक पॉइंट पकड़िए 3 4, या ऐसा करिए 4 3 पकड़िए 4 3, एक्स एक्सिस पे 4 लीजिए और वाई पे 3 लीजिए, तो इस पे यहां पे सामने जाओगे, यहां से ऊपर की ओर जाओगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 3, ये आ गए। ये पॉइंट सही बनाया ना हमने, एक्स की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू 3 आई थी, x की जगह 0 y की वैल्यू 3 आई थी, और जब y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, सही आ गया। अब मैं तुमसे कहता हूं इस पॉइंट को 1 मिनट के लिए सी पॉइंट कहिए, और अब तुम मुझे ओसी वेक्टर बना के दिखाइए। ओसी वेक्टर, ये मैंने मिलाया इसको और ओसी वेक्टर पूछ रहा हूं मैं, तो ओसी वेक्टर बनाइए। तो ओसी वेक्टर क्या बनेगा? जो ओसी वेक्टर होगा वो बनेगा 4i, अब प्लस के बनेगा 3j। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जो ए बी वेक्टर है और जो तुमने बनाया ओसी वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना है, ये एंगल निकाल के दिखाइए। तो वेक्टर के हिसाब से मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करता हूं पहले, वो भी डॉट प्रोडक्ट, ए बी डॉट ओ सी, ये करता हूं मैं। तो यहां पर ए बी की वैल्यू है -4i, -4i और प्लस के 3j है, इसकी हमने डॉट कर दी है 4i और प्लस 3j में। चेक करिए कितना आएगा, डॉट तुम जानते हो, -16 हो जाएगा, अब प्लस के हो जाएगा 9। तो इस तरह से हम यहां पर इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 7। तो इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और फिर कोस थीटा का फॉर्मूला लगाकर इनके बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। तो एंगल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमें, इस तरह से हम एंगल भी बना सकते हैं। ये मैंने एक छोटी सी बात बताई तुम्हें वैसे ही, लेकिन मैं थोड़ा सा एक जगह एक पॉइंट चेंज कर रहा हूं, हल्का सा सी को मैं चेंज कर देता हूं। सी को मैं 4 थीटा लेकर 3 4 लेता हूं, क्योंकि मुझे ये एंगल 90 शो करना था। तो ये मैंने थोड़ा पॉइंट चेंज कर लिया 1 मिनट के लिए, क्योंकि पॉइंट मैं थोड़ा गलत चूज कर लिया है। इस पॉइंट को मैं हल्का सा बदल देता हूं यहां से। जब मैं इस पॉइंट को यहां पर लूंगा कितना 3 4, क्योंकि मुझे ये ऐसी लाइन ड्रॉ करनी थी जो इस पर 90 का एंगल बनाए। तो यहां पर चेंज करिए 1 मिनट के लिए, तो ओसी की जो वैल्यू है वो बदल जाएगी। 1 मिनट, जरा मुझे मार्कर की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मार्कर दूर पड़ा हुआ है मेरा, हल्का सा मेरे पास में लिया आया, और मैं यहां पर ओसी को बदल देता हूं 1 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे ऐसी ओसी ऐसी दिखानी थी जो इस पर परपेंडिकुलर हो। तो ओसी बैठ जाएगी हमारी 3i, अब प्लस के बैठ जाएगी 4j। अब यहां पे इनकी डॉट करिए 3i प्लस 4j, कुल मिला के यहां बैठ जाएगा -12, अब प्लस के 12, ये आ जाएगा 0। तो हमने यहां पे देखा कि जो ओसी वेक्टर है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं कि जो ओसी वेक्टर है वो ए बी पर नॉर्मल है। तो हमने यहां पर इस लाइन का नॉर्मल ढूंढने की कोशिश करी कि इस लाइन पर ऐसी कौन सी लाइन होगी जो 90 का एंगल बनाएगी, वो मैंने वेक्टर के हिसाब से निकालने की कोशिश करी। तो मैं यहां पर नॉर्मल वेक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, नॉर्मल वेक्टर कह दीजिए जो 90 का एंगल बनाए। हमारी लाइन थी 3x प्लस के 4y, और मैंने यहां पर इसका जो नॉर्मल वेक्टर ढूंढा वो ये ढूंढा, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या ढूंढा? ये ढूंढा 3 4, या ओसी कह दीजिए, या सिंपल सी भी लिख सकते हो, तो ये लिख दोगे 3i प्लस 4j। ये वेक्टर ऐसा है जो इस लाइन पर 90 का एंगल बनाएगा। हम इसे ऐसा लिख के सिंपल सी लिख देते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं 3 4 बस। तो सी को बोल देते हैं इस लाइन का ये नॉर्मल वेक्टर है। सी जो है इस लाइन का क्या है? नॉर्मल वेक्टर। तो इससे हम क्या क्या जवाब दे सकते हैं, अब वो मैं बताना चाह रहा हूं, वो सुनिए ध्यान से। अगर मान लीजिए किसी ने तुम्हारे सामने ऐसी लाइन लिखी, एक लाइन दी उसने, लाइन 7x प्लस के 8y इक्वल टू 12, और कहा कि एक नॉर्मल वेक्टर बनाइए, एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करिए जो इस पर 90 का एंगल बनाती हो। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये लिख देना नॉर्मल वेक्टर जो x का कोऑर्डिनेट हो उसे पहले लिख दीजिए, x का कोएफिशिएंट जो हो उसे पहले लिख दीजिए, जो y का कोएफिशिएंट है उसे बाद में लिख दीजिए। तो ये इसका नॉर्मल वेक्टर कहलाएगा। इसको मैंने c कह दिया है वैसे ही। कहने का मतलब यदि तुम ओरिजिन से इस सी पॉइंट को जोड़ोगे तो जो वेक्टर मिलेगा ओसी वेक्टर, मतलब ओसी वेक्टर क्या बनेगा? 7i प्लस 8j। ये 100% इस लाइन पर 90 का एंगल बनाएगा। तो किसी भी लाइन का यदि तुम नॉर्मल वेक्टर ढूंढना हो तो बहुत आसान होता है कि उसका एक्स कोएफिशिएंट लीजिए,
फिर y कोएफिशिएंट लीजिए, उन्हें ब्रैकेट में डाल दीजिए, तो जो पॉइंट बनेगा उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दीजिए, तो ओसी वेक्टर बन जाएगा, और वही वेक्टर इस लाइन का नॉर्मल वेक्टर कहलाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर लाइन के नहीं होते, प्लेन के भी होते हैं। इसी तरह से मैं सिमिलरली कह सकता हूं, अगर कभी प्लेन दिया हो और उसका तुम्हें नॉर्मल वेक्टर निकालना हो, तो भी यही लॉजिक होता है। देखिए, जैसा कि मान लीजिए तुम्हें कोई प्लेन दे दिया गया, प्लेन दे दिया गया 3x प्लस के 4y प्लस के 2z इक्वल टू 8, ये एक प्लेन है, और एक ऐसा वेक्टर खींचिए जो इस पर 90 का एंगल बना जाए। 90 का एंगल तुमने खूब पढ़ रखी है, 3D बहुत अच्छी तरह तुम्हें 3D आती है। मान लीजिए हमने एक ये प्लेन लिया, ये रहा हमारा प्लेन, ये एक हमारा प्लेन है, और इस पर कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो 90 का एंगल बना जाए, तो वही नॉर्मल वेक्टर कहलाता है। ये इसका नॉर्मल कहलाएगा, ये वाली लाइन नॉर्मल, बस ये 90 का एंगल बना जाए। तो इसे ढूंढना कैसा है, इस लाइन को ढूंढना कैसा है? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता। नॉर्मल वेक्टर यदि तुम्हें ढूंढना है किसी भी प्लेन के ऊपर, तो बस एक्स का कोएफिशिएंट लिखिए यहां पर, फिर वाई का लिख दीजिए, फिर जेड का, बस इसका नाम रख दिया हमने सी। तो ये वेक्टर नॉर्मल वेक्टर कहलाता है। ध्यान रखना, मैं वेक्टर बोल रहा हूं, इसका मतलब सी भले ही बोल रहा हूं मैं, लेकिन ओसी की बात कर रहा हूं मैं। ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला दीजिए, तो यहां आ जाएगा 3i प्लस क्या बन जाएगा 4j, और यहां आ जाएगा 2k। तो ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो इस प्लेन पर 100% 90 का एंगल बनाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी 1 डिग्री की इक्वेशन, चाहे वो 2D में है या 3D में है, 2D में होगी तो लाइन होगी, 3D में होगी तो प्लेन होगी, तो उस पर हम नॉर्मल ढूंढ सकते हैं इस तरह से। तो नॉर्मल ढूंढने का बहुत ही आसान तरीका होता है ये। अगर तुमने ये कहना चाहो कि भाई चेक करके दिखा दीजिए कि ओसी वास्तव में इस प्लेन के साथ 90 का एंगल बनाएगा, तो बहुत आसान है। तुम इस प्लेन पर 2 पॉइंट पकड़ लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट, कुछ भी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो यदि मैं एक रफली वैसे ही एक पॉइंट पकड़ना चाहूं, बहुत रफली पॉइंट पकड़ना चाहूं, तो एक पॉइंट ले सकता हूं इस पर मैं 0 0 और मान लीजिए 4 ले लिया, तो देखो इसको सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट पकड़ लिया। एक पॉइंट और लेना चाहूं जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, तो मैं ले सकता हूं 0, वैसे ही कुछ भी, अरे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे इस पर, तुम्हें तो 2 पॉइंट पकड़ने बस केवल, एक 0 ले लिया, एक 2 ले लिया, एक ले लिया मैंने 2, नहीं सॉरी 0। अब ये दोनों पॉइंट 100% इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि x की जगह 0 रखोगे यहां 0 हो जाएगा, y की जगह 2 रखोगे तो यहां 8 हो जाएगा, z की जगह 0, तो सेटिस्फाई कर जाएगा ये। तो ये 2 पॉइंट पकड़े मैंने। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए आपस में, मान लीजिए a पॉइंट है और ये तुम्हारा b पॉइंट है, तो ये जो लाइन बनी तुम्हारी ए बी लाइन, ये प्लेन के ऊपर है। तो अगर ये लाइन, ये वाली लाइन नॉर्मल है इस प्लेन का, तो 100% ये नॉर्मल इस प्लेन पर खींची गई सभी लाइनों पर 90 का एंगल बनाएगा। तो इसका मतलब ए बी और इस नॉर्मल के बीच का एंगल 90 होना चाहिए। तो पहले ए बी निकाल तो लो। हाँ, ए बी मैं निकाल सकता हूं। जब ए बी निकाली जाएगी तो ऐसे निकाली जाएगी, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे निकलेगा। ओबी का मतलब क्या होगा, 0i प्लस के 2j प्लस के 0 के, और माइनस ओ ए का मतलब क्या होगा, 0i प्लस 0j प्लस 4k। सोल्व करिए कितना बैठ जाएगा, यहां पे i के हो जाएंगे 0i, j के हो जाएंगे 2j, और k के हो जाएंगे माइनस के 4k। ये तुम्हारा ए बी वैक्टर आ गया। अब ए बी और ओ सी की डॉट कर दीजिए। जब तुम इन दोनों की डॉट करोगे, ए बी और ओ सी की डॉट करोगे, तो देखिए कितना आएगा। ए बी की वैल्यू तुमने बताई है 0i प्लस के 2j माइनस के 4k। अब तुमने डॉट करी ओसी के साथ 3i प्लस के 4j प्लस के 2k, ये आ गया। डॉट करिए यहां पर, इसकी इसमें 0 आ गई, इसकी इसमें प्लस के 8 आ गई, इसकी इसमें माइनस के 8 आ गई, ये आ गया। इसका मतलब ए बी परपेंडिकुलर हो गया किसके, ओसी के, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ है, वास्तव में ओसी क्या है, इस प्लेन का नॉर्मल है। तो कभी भी कभी नॉर्मल निकालना हो प्लेन का या लाइन का, तो बहुत आसान लॉजिक है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना। अगर प्लेन दिया हुआ है तो एक्स वाई जेड के जो कोपिसेंट हैं उनसे एक पॉइंट बना दीजिए, बस उसको ओरिजिन से जोड़ दीजिए, तो जो वेक्टर बनेगा ओसी वेक्टर, वो ही उसका नॉर्मल वेक्टर कहलाएगा। तो मैं तुम्हें यहां पर नॉर्मल वेक्टर सिखा रहा था, क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे हाइपर प्लेन समझाना है। तो हाइपर प्लेन में नॉर्मल वेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पर, हाइपर प्लेन होता क्या है, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। तो हम यहां पर आते हैं हाइपर प्लेन।
हाइपरप्लेन एक सेट होता है पॉइंट्स का। ए सेट इस तरह का सेट है जिसमें n डायमेंशन में पॉइंट्स लेने हैं, लेकिन शर्त है वो पॉइंट एक फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। हाइपर स्फीयर के अंदर सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है, इसके अंदर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होती है। और यहां पे मैंने जेड लिख दिया, लेकिन जेड का मतलब यहां पे वेरिएबल मत समझना, जेड का मतलब यहां कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी रियल कांस्टेंट। C1 C2 Cn ये भी सब यहां पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो है इनके x1 के x2 के, ये भी सब कांस्टेंट है। तो यहां पर वेरिएबल कौन है? x1 है, x2 है, xn है, n वेरिएबल है। तो ये मैंने एक स्पेशल सेट बनाया है n डायमेंशन के अंदर। किसके अंदर बनाया है? n डायमेंशन के अंदर, Rn के अंदर, और 1 डिग्री में बनाया है। तो ऐसे सेट को बोलते हैं हाइपरप्लेन, इज कॉल्ड हाइपरप्लेन। अगर तुम समझ गए होगे थोड़ा सा इसको देखकर कि अगर ये हाइपरप्लेन 2D में लिखा जाए, केवल यहां तक लिखा जाए, यहां तक, यहां तक, यहां तक, और इक्वल टू जेड, जैसा कि ये लिख दिया C1x प्लस C2 x2 और इक्वल टू लिख दिया जेड, तो ये क्या बन जाएगी? जेड को वेरिएबल मत समझिए, कोई संख्या समझिए, नंबर समझिए। तो ये क्या बन जाएगी? लाइन। तो इसका मतलब हाइपरप्लेन 2D में क्या है? एक लाइन है, और 3D में ले लें तो वो प्लेन है। एन डायमेंशन में ऐसा हाइपरप्लेन बोलते हैं। देखिए नाम से ही बू आ रही है इसके, प्लेन, हाइपर प्लेन, हाइपर हो जाना, बहुत ज्यादा डायमेंशन में हो जाना। 3D में लोगे तो ये प्लेन बन जाएगा, 2D में लोगे तो लाइन बन जाएगी। तो जनरल केस में इसे हाइपर प्लेन बोल दिया। जब कोई 1 डिग्री की इक्वेशन n वेरिएबल में लिखी होगी तो उसे क्या कहा जाएगा? हाइपर प्लेन। जब 2 वेरिएबल में लिखी होगी तो लाइन कहा जाएगा, 3 वेरिएबल में लिखी होगी तो उससे प्लेन कहा जाएगा, जैसे हाइपर स्फीयर कहते थे। बस यहां ये ध्यान रखना कि 1 डिग्री में इक्वेशन होनी चाहिए बस। तो ये हाइपरप्लेन कहलाता है। कोई पूछेगा जब ये हाइपरप्लेन है भाई, या तो लाइन है या प्लेन है, तो इसका नॉर्मल भी होगा। एक ऐसी भी लाइन होगी जो इस पर 90 का एंगल बनाती हो, वो बताना कितनी होगी। तो इसका नॉर्मल वेक्टर कितना होता है, यहां लिख देता हूं मैं, होज नॉर्मल वेक्टर। इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, मैं सी से दिखा रहा हूं, कुछ नहीं करना, बस यहां पे जो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट लिख देने। क्या क्या कोएफिशिएंट है? C1 है, C2 है, डॉट 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 Cn, ये इसका नॉर्मल वेक्टर कहलाएगा। इसका नाम रखा मैंने वैसे C। अभी समझा रहा था मैं नॉर्मल वेक्टर। कभी भी 1 डिग्री में क्वेश्चन लिखी होगी, या तो वो लाइन है या प्लेन है, n डायमेंशन में हाइपरप्लेन बोलते हैं। तो इसके जो कोएफिशिएंट होते हैं उनसे पॉइंट बना दीजिए, बस ये ही इसका नॉर्मल वेक्टर कहलाएगा कि ये इसका नॉर्मल वेक्टर है। क्या करना है तुम्हें? OC इक्वल टू लिख देना, OC वेक्टर। अब n डायमेंशन में क्या लिखूंगा मैं? I1 I2 I3। तो इसलिए मैं वेक्टर में नहीं लिख रहा, इसे सिंपल पॉइंट बना के लिख दिया। हाँ 2D में होता तो मैं IJ लिख देता इसको, IJ। 3D में होता तो IJ लिख देता, लेकिन अब सिंपल C लिख दीजिए बस, ये पॉइंट बनाकर कि ये ही इसका नॉर्मल वेक्टर होगा। तो ध्यान रखना जब भी हाइपरप्लेन की बात आएगी तो वो 100% तुमसे नॉर्मल वेक्टर जरूर पूछेगा कि नॉर्मल वेक्टर निकालिए। तो नॉर्मल वेक्टर कोई आफत नहीं होती, जो भी तुम्हें फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन रखी है उसमें जो कोएफिशिएंट हैं उन सबको एक पॉइंट बना दीजिए, बस वो ही नॉर्मल वेक्टर कहलाता है। हाँ इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर बनाइए। यूनिट नॉर्मल का मतलब क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। ये तो वो तो हम जानते हैं, C अपॉन डाल देंगे, C का मैग्नीट्यूड। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, कभी भी किसी लाइन के जो नॉर्मल होते हैं वो 2 साइड में हो सकते हैं, ऊपर को भी नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, या तो ऊपर को होगा या नीचे को होगा। तो नॉर्मल 2 तरह के होते हैं हमेशा, प्लेन पे भी ऐसे होते हैं, ऊपर को या नीचे को। देखिए वेक्टर और लाइन में अंतर होता है, लाइन के अंदर 2 डायरेक्शन होती हैं, लेकिन वेक्टर के अंदर केवल एक दिशा होती है। तो ऊपर को ले रहे हो तो इसकी दिशा ऊपर की ओर हो गई, नीचे को ले रहे हो तो नीचे को हो गई। तो इसलिए यहां पर जब भी वो पूछेगा नॉर्मल वेक्टर तो हमेशा 2 बताने तुम्हें, प्लस माइनस में। तो नॉर्मल वेक्टर हमेशा प्लस माइनस में, एक ऊपर होगा एक नीचे को होगा, चाहे लाइन पर लीजिए या प्लेन पर लीजिए। तो यहां पर हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या करा, C के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए। बस एक बात ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर हम यहां पर n की वैल्यू 2 डाल दें तो ये हाइपर प्लेन ही क्या हो जाएगा? हाइपर प्लेन। फिर ऐसा लिखा जाएगा, कैसे? x1 x2 सच दैट C1 x1 प्लस C2 x2 इक्वल टू Z। तो ये क्या बन जाएगी? लाइन। इससे निष्कर्ष निकला
कि हाइपरप्लेन 2D में एक लाइन होता है, तो ये तुम्हें याद रखना है। हैंस हाइपरप्लेन इज ए लाइन, एक लाइन होता है इन आर स्क्वायर के अंदर। अगर हम इसी की बात को 3D में देखें तो हाइपरप्लेन क्या बन जाएगा? अगर हम n की वैल्यू 3 रख लें तो हम कहेंगे कि भाई हाइपरप्लेन इस टाइप की डेफिनेशन बनेगी, फिर उसके x1 x2 x3, फिर यहां पर c1 x1 c2 x2 प्लस c3 x3 इक्वल टू z। ये तो तुम जानते हो ये 1 डिग्री में इक्वेशन है, तो ये क्या बन गई तुम्हारी? प्लेन। तो 3D में हाइपरप्लेन प्लेन होता है, यही बात यहां पे तुम्हें ध्यान रखनी है। हैंस करके लिख दिया मैंने, हाइपरप्लेन इज ए प्लेन, हाइपरप्लेन एक प्लेन होता है इन आर क्यूब के अंदर। तो ये मैंने तुम्हें हाइपरप्लेन की बात बताई। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और मैं तुम्हें एग्जांपल लेता हूं और तुमसे बातें पूछता हूं कि भाई नॉर्मल वेक्टर बताइए कितना कितना है। मान लीजिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है, एक बात और ध्यान रखना, हाइपरप्लेन को नोटेशन की फॉर्म में ऐसा नहीं लिखा जाता। हाइपरप्लेन हमने अभी ऊपर बताया कि हाइपरप्लेन ऐसा होता है, कैसा? x1 x2 xn, फिर यहां पर c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस cn xn इक्वल टू z। ये एक हाइपरप्लेन है। लेकिन जब ये नोटेशन में लिखा जाता है तो इसके लिए क्या कहा जाता है? यहां x लिख देते हैं सच दैट, इस पूरे की जगह लिख देते हैं cx और इक्वल टू लिखते हैं z। तो हाइपरप्लेन जब भी नोटेशन में लिखा जाएगा, संकेत के रूप में लिखा जाएगा, तो हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें वो पूछेगा कि भाई इसमें c क्या है, तो तुम लिखना वेयर। c का मतलब है यहां पर c1 c2 डॉट 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 cn, और x का मतलब क्या है? यहां पर x का मतलब है x1 x2 डॉट 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 xn। और c और x की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तुम्हें पता होगा जब पॉइंट होते हैं, पॉइंटों की मल्टीप्लाई कैसे होती है? फर्स्ट की फर्स्ट में, सेकंड की सेकंड में, थर्ड की थर्ड में, n की n में, तो यही तो बन जाएगी ऊपरले वाली। तो हाइपरप्लेन जब भी लिखा जाएगा नोटेशन में तो s लिखा जाएगा cx इक्वल टू z। तो ये बात भी तुम्हें ध्यान रखनी है। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि भाई नॉर्मल वेक्टर निकालिए, नॉर्मल वेक्टर बताइए इस हाइपरप्लेन का, नॉर्मल वेक्टर ऑफ हाइपरप्लेन। एक तुम्हें हाइपरप्लेन दे दिया गया ये x, y सच दैट 2x प्लस के 7y इक्वल टू 8। तुम्हें पता है ये हाइपरप्लेन तो है लेकिन 2D में लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है? ये लाइन है। अब वो नॉर्मल वेक्टर पूछ रहा है तुमसे, तो यहां पर नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो बताना है तुम्हें। तो नॉर्मल वेक्टर होगा इसका 7, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है। अब कोई कहेगा कि सही रूप में लिख के दिखाइए वेक्टर के रूप में, ये तो वैसे तुमने पॉइंट बना दिया। हाँ, ओरिजिन से सी को मिला दीजिए तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो इसका नॉर्मल वेक्टर ये आएगा 2i प्लस 7j ये। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना, इसका मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कितना जाएगा? √2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। कुल मिलाकर यहाँ 4 आ गया, यहाँ आ गया तुम्हारा 49। ये हो गया √53, ये बैठ गया। तो इसका यूनिट नॉर्मल कितना हुआ? तो यूनिट नॉर्मल इतना हुआ। यूनिट नॉर्मल इक्वल टू, अभी लिखवाया तुमने c और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। देखो तो संकेत में c और तो c तो एक पॉइंट है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा OC अपॉन OC का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो OC कितना है? 2i प्लस के 7j, नीचे कितना आ गया? √53। और यदि तुम्हें ऐसा मान लीजिए ij के में लिखना, पॉइंट में लिखना, तो ऐसे लिख दिया 27 और अपॉन में लिख दिया √53, ऐसे लिखो। अभी तो लिखवाया तुमने c अपॉन कितना लिख देते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो ये हमने इसका यूनिट नॉर्मल निकाल दिया, ऊपर हमने नॉर्मल निकाल दिया। तो नॉर्मल वेक्टर कोई आफत नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें चेक करना है तो तुम OC वेक्टर मैंने ये बना दिया है, और ये लाइन है, लाइन ड्रॉ करना तुम जानते हो किस किस पॉइंट से जाएगी, जिन पॉइंट से जाएगी ये। और OC हमारा इस तरह से आ जाएगा, OC इस तरह से तो आएगा ये वाला, तो ये एंगल 100% 90 आएगा। ये मैंने पहले निकाल के तुम्हें बता चुका हूं मैं। तो इस तरह से हम किसी भी हाइपरप्लेन का नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर सब निकाल सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं, फिर उसके बाद मैं टॉपिक चेंज करूंगा। मान लीजिए तुम्हारे सामने ऐसा कभी आ गया, ऐसी एग्जांपल आ गई
3D में। फाइंड नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर बना दीजिए ऑफ हाइपरप्लेन, हाइपरप्लेन, हाइपरप्लेन दिया गया तुम्हें ये x इक्वल टू एक्स वाई जेड सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तुम भी जानते हो ये कौन सा प्लेन है, ये प्लेन है x एक्सिस पर 1 डिस्टेंस काटेगा, y पर 1 और z पर 1। खूब पढ़ा है तुमने 3D के अंदर ये। तो ये हमारा हाइपरप्लेन है, लेकिन 3D में है, ध्यान रखना ये 3D में। और हाइपरप्लेन 3D में क्या होता है, प्लेन ही तो होता है, तो ये प्लेन है। अब इसका कोई नॉर्मल वेक्टर पूछता है तो इसका नॉर्मल वेक्टर कहना, नॉर्मल वेक्टर सिंपल सी से दिखा दीजिए, पॉइंट में लिखना होता है ऐसे लिख देना 1 1 1, बस ये है नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल लिखना है तो सी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, वरना यदि वेक्टर में लिखना है सही रूप में तो ऐसे लिखना 1i 1j और 1k, ये बन गया। और यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो ओसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कुल मिलाकर √3 हो जाएगा। अब तुम्हें यूनिट नॉर्मल बनाना है तो यूनिट नॉर्मल बना दीजिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू सी, ओसी को डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड से, तो ओसी तुम्हारा कितना है i प्लस जे प्लस के है, उसके मैग्नीट्यूड से तुमने डिवाइड कर दिया √3 से, ये बन गया। अगर तुम्हें ऐसा पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में लिख दीजिए 1 1 1 और अपॉन में कितना √3, ऐसे लिख दीजिए। तो इस तरह से हम किसी भी हाइपरप्लेन का नॉर्मल वेक्टर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है कि अगर तुम्हें दो प्लेन दे दिए जाएं, दो हाइपरप्लेन दे दिए जाएं, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वे दोनों हाइपरप्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम हाइपरप्लेन की बात कर रहे हैं, लेकिन पैरेलल हाइपरप्लेन की। तो हमारा अगला टॉपिक यही है, पैरेलल हाइपरप्लेन। पैरेलल हाइपरप्लेन, पैरेलल हाइपरप्लेन क्या होते हैं? देखिए नाम से ही जाहिर है, अगर दो प्लेन ऐसे लिए जाएं जो एक दूसरे के पैरेलल हो। सपोज करिए मैंने एक प्लेन ये लिया, एक प्लेन ये लिया और दूसरा प्लेन मैंने ये लिया। अगर ये दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो 100% इसका जो नॉर्मल होगा और जो दूसरे प्लेन का नॉर्मल होगा 100% वो भी एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी दो प्लेन तुम्हें पैरेलल देखने हो तो ये देखिए कि क्या उनके नॉर्मल भी पैरेलल हैं। अगर उनके नॉर्मल वेक्टर पैरेलल हैं तो 100% वे पैरेलल प्लेन कहलाएंगे। अब मैं यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं, टू प्लेन्स, प्लेन का मतलब हाइपरप्लेन, टू प्लेन C1x इक्वल टू Z1, C2x इक्वल टू Z2, ये मैंने दो हाइपरप्लेन लिए हैं, नोटेशन में लिए संकेत के रूप में। ऊपर बताया था मैंने नोटेशन में ऐसे लिखते हैं, ये रे, जब नोटेशन में लिखते हैं हम हाइपरप्लेन तो ऐसे लिखा जाता है, ये रहा हाइपरप्लेन, ये रहा। नोटेशन में लिखेंगे x इक्वल टू CX इक्वल टू Z, तो CX इक्वल टू Z, C का मतलब एक पॉइंट होगा ये, इनका कोफिशिएंट, और x का मतलब ये होगा, ठीक है। तो नोटेशन में ऐसे लिखा जाता है CX इक्वल टू Z, ये एक हाइपरप्लेन है। तो ऐसे ही मैंने यहां पे एक हाइपरप्लेन डाला है C1x, कुछ और लिख लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, C1x और यहां लिखा C2x, ये दो हाइपरप्लेन है, टू प्लेन ये और ये, आर सेड टू बी या आर पैरेलल, बस ये लिख देता हूं मैं। ये पैरेलल कब होंगे? टू प्लेन ये आर पैरेलल इफ, कंडीशन लगाता हूं। बताइए पहले का नॉर्मल क्या होगा C1, इसका नॉर्मल क्या होगा C2, तो दोनों नॉर्मल सेम होने चाहिए, या यूनिट नॉर्मल कह दीजिए, यूनिट नॉर्मल निकाल दीजिए तो वो भी सेम आएंगे। तो हम यहां पे यूनिट नॉर्मल कह देंगे, इफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर आर सेम, अगर इन दोनों के यूनिट नॉर्मल वेक्टर सेम हैं तो निश्चित रूप से ये दोनों प्लेन पैरेलल कहलाएंगे। मतलब क्या? पहले वाले का यूनिट नॉर्मल बैठेगा C1 अपॉन मोड ऑफ C1,
दूसरे वाले का नॉर्मल यूनिट नॉर्मल बैठेगा, C2 को डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड से। ये रहा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो हम ये यूनिट नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो यूनिट नॉर्मल का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1, तो इस वाले का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, ये तो मतलब है यूनिट नॉर्मल का। तो मैग्नीट्यूड दोनों के सेम ले लिए और डायरेक्शन भी सेम होगी क्योंकि हमने बीच में इक्वल लगा दिया। तो जब भी दो वेक्टर इक्वल ऐसे लिखा होता है A इक्वल टू B, तो इसका मतलब यह है कि उनके दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है। अगर मान लीजिए हो सकता है उनके मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे, तो फिर ऐसा नहीं आएगा, फिर यहां पे कोई संख्या आएगी, नंबर आएगा, इसका मतलब ए बी की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। और मैग्नीट्यूड कौन बताएगा, लैम्बडा बताएगा। अगर यहां लैम्बडा की वैल्यू मान लो 2 आ गई, तो इसका मतलब ए इक्वल टू 2 बी के हुआ, इसका मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डबल है। तो ऐसे ही हम यहां पे कह रहे हैं कि भाई अगर दो प्लेन हाइपरप्लेन कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो उनके यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी कैसे होंगे, सेम होंगे, या कह दीजिए पैरेलल होंगे। ऐसा कह दीजिए, सेम कह दीजिए या पैरेलल बोल दीजिए, एक ही बात होगी, क्योंकि हमारा यहां मैग्नीट्यूड भी सेम ले रहे हैं हम, तभी तो हमने बीच में इक्वल लगाया है। और यूनिट नॉर्मल है तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही है दोनों का, तो इसलिए यहां पे इक्वल लगाया मैंने। अब यहां से प्लस माइनस हटा दीजिए, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसको ले जाता हूं इधर, तो C1 अपॉन मॉड ऑफ C2 इंटू में लिख देता हूं C2, ये लिख दिया मैंने। अब मैं यहां पर मॉड ऑफ C1 अपॉन मॉड ऑफ C2 को एक नया नाम देता हूं लैम्बडा। अब यहां पर इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं, तो C1 बराबर क्या चाहिए, लैम्बडा C2। इससे यह निष्कर्ष निकल गया कि अगर कभी तुम्हें दो हाइपरप्लेन पैरेलल देखने हो तो यह देख लेना कि उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच में इस तरह का संबंध बन जाना चाहिए, C1 बराबर लैम्बडा इंटू C2। अब लैम्बडा की वैल्यू यदि 1 आ गई, लैम्बडा की वैल्यू यदि 1 आ गई तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा और डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी। और लैम्बडा की वैल्यू 1 नहीं आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, तो इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो ये कंडीशन है दो हाइपरप्लेन को चेक करने की कि वे पैरेलल हैं या नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ध्यान दीजिए। एग्जांपल, एक मैं हाइपरप्लेन ले रहा हूं, 2D में ले रहा हूं, हाइपरप्लेन लिया मैंने 2D में, 3x प्लस के 4y इक्वल टू 7, ये एक हाइपरप्लेन है। कोई पूछ लेगा इसका नॉर्मल वेक्टर बताओ, नॉर्मल वेक्टर, तो इसका नॉर्मल वेक्टर है 3 4, इसका नाम रख दिया मैंने थोड़ी देर के लिए C1। अब मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूं, एक दूसरा हाइपरप्लेन लिया मैंने B, उसके इक्वेशन मैंने ये ली है 6x प्लस के 8y और इक्वल टू 19, ये मैंने दूसरा हाइपरप्लेन लिया। कोई पूछने लगा इसका नॉर्मल वेक्टर बताइए, तो इसका नॉर्मल जो वेक्टर आएगा, C2 नाम रखा उसका मैंने, वो आएगा 6 8। बस कुछ नहीं करना, जो x और y के कोफिशिएंट है उनको लिख देना पॉइंट में, ये वेक्टर ऐसा होगा 100% इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर आएगा। ध्यान रखना मैंने ये आर स्क्वायर में बताए हैं 2D में, एग्जांपल दे रहा हूं दो हाइपरप्लेन की। अब तुम बताओ C1 C2 में क्या ऐसा संबंध बन सकता है? अगर C1 C2 में ऐसा संबंध है तो 100% ये पैरेलल है, तो बन जाएगा। देखो ध्यान से देखो, C2 को तुम क्या ले सकते हो, C2 6 8 है, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये 3 4 बन जाएगा, और 3 4 बन तो ही ये C1 बन जाएगा। तो यहां बन गया तुम्हारा कितना, ये बन गया 2 इंटू C1। इसका मतलब ये हुआ C1 बराबर आ गया 1/2 C2 के। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। यहां 1/2 आया तो C1 जो है वो C2 के मैग्नीट्यूड का आधा है, लेकिन डायरेक्शन तो सेम होगी। अगर हम इन्हें दिखाना भी चाहें ग्राफिकली तो ग्राफिकली दिखा तो क्या दिक्कत है, जैसा कि C1 आया 3 4, सपोज करिए यहां पॉइंट है 3 4, ये 3 4 आया, तो यहां से यहां तक का ये वेक्टर हमारा C1 है, ये वेक्टर C1 है, ये वाला। अब हमें C2 दिखाना है, C2 हमने लिया है कितना, 6 8 लिया है, तो जैसे ये डिस्टेंस 3 है तो 6 कहां जाएगी, इससे डबल जाएगी बिल्कुल, जस्ट ये वाली डिस्टेंस 6 जाएगी। ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है यहां तक की, ये 4 है, और यहां जाएगी 8, तो इससे ऊपर जाएगी जस्ट। तो इसका मतलब जो ये पॉइंट आएगा वो बिल्कुल इसकी सीध में ही आएगा, ऊपर की ओर यहीं पर, यहां आएगा 6 8 ये। तो जो A2 बनेगा, C2 बनेगा ना हमारा, वो C2 की भी डायरेक्शन यही होगी, दोनों की सेम, C2 भी इधर को ही आएगा, बस C2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा आ गया और C1 का मैग्नीट्यूड कम हो गया। तभी तो हम कह रहे हैं C1 कितना है, C1 C2 के मैग्नीट्यूड का आधा है। तो यदि दो वेक्टरों के बीच में केवल इक्वल लगा होता है, यही मैं ऊपर समझा रहा था अभी, जब भी दो वेक्टरों के बीच में इक्वल लगा होता है
तो समझ जाइए उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। और यदि यहाँ पे कुछ लिखा होता है इक्वल टू लैम्डा लिखा, तो समझ जाइए उनके जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हम हाइपर प्लेन की बात कर रहे थे, तो ये मैंने हाइपर प्लेन को तुम्हें समझाने की कोशिश करी है आज। अब इसके बाद हम जो है कल कॉन्वेक्स साइड की बात करेंगे, कल का मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी फिलहाल इसे यहीं पर रोक देते हैं। बच्चों भी वही बोलना पड़ेगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू।